से या पूंजी बाजार से? पूंजी बाजार में एक प्राथमिक बाजार था और एक द्वितीयक बाजार था। प्राथमिक बाजार में क्या काम होता है? प्रतिभूतियां पहली बार आती हैं बाजार में। ऐसा बाजार जहाँ पर प्रतिभूतियों का पहली बार क्रय किया जाता है या विक्रय किया जाता है, यहाँ पे इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों से फंड कलेक्ट करने का काम होता है, या दोनों से हम फंड कलेक्ट कर सकते हैं, उसको प्राथमिक बाजार कहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल न्यू इशूज जो बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, ऐसी चीज़ों का क्रय विक्रय किया जाता है। और द्वितीयक बाजार में क्या था? पुरानी प्रतिभूतियों के जो रजिस्टर्ड, हाँ, यहाँ पे पुरानी प्रतिभूतियों का या यहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनियाँ ही अपना जो प्रतिभूतियाँ हैं या ऐसी चीज़ें हैं वो बेच सकती हैं। यानी कि यहाँ पे द्वितीयक बाजार में क्या होगा, पुरानी प्रतिभूतियों का या बॉन्ड्स का या ऐसी चीज़ों का क्रय विक्रय किया जाता है, इसको द्वितीयक बाजार कहते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा था मुद्रा। व्हाट इज मनी? इकोनॉमी का बेस। इकोनॉमी का बेस, आधार है मुद्रा। मुद्रा के माध्यम से हम वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करते या खरीदते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं और सेवाओं को प्राप्त करते हैं मुद्रा के द्वारा। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, अर्थव्यवस्था का आधार है मुद्रा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। साथ ही हमने देखा था हमारे देश में दो प्रकार के वित्तीय संस्थाएं हैं। एक तो वो है आपका संस्थागत या औपचारिक, और दूसरा गैर संस्थागत या अनौपचारिक, या उसे को असंगठित भी कह सकते हैं, संगठित और असंगठित कह सकते हैं। संगठित में कौन से संस्थाएं आती हैं? सार्वजनिक बैंक, जिसे जो मान्यता प्राप्त हुई। हाँ, यानी कि वो बैंक जो मान्यता प्राप्त है, जो अनुसूचित बैंक है, जिन पर सरकार का आरबीआई का या आरबीआई का कंट्रोल होता है, ऐसे बैंक जो होते हैं वो संगठित क्षेत्र में आते हैं या औपचारिक होते हैं। अनौपचारिक में कौन आता है? सेठ, महाजन, चेट्टी, साहूकार, और या तो आपके सगे संबंधी रिश्तेदार भी आ जाएंगे जो आपको जरूरत पड़ने पे धन उपलब्ध कराते हैं। ये असंगठित और असंस्थागत कह सकते हैं, अनौपचारिक कह सकते हैं इनको। ये सारी चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुछ वित्तीय संस्थाओं के नाम भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि भारत में कुछ वित्तीय संस्थाएं हैं। आगे चल के उनका डिटेल भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्या दो चार वित्तीय संस्थाएं याद हैं? सार्वजनिक या निजी बैंक, हाँ बहुत अच्छे, यूटीआई बैंक और यूटीआई का फुल फॉर्म। अच्छा, फिर से ध्यान से उतर गया बेटे, मैं नेक्स्ट बता दूंगी इसको, ठीक है? मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हाँ बेटे, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। वेरी गुड, एकदम सही है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका नाम चेंज हो गया है, हाँ बेटे, इसका नाम चेंज होकर एक्सिस बैंक हो गया है, यूटीआई बैंक का। बिल्कुल हो गया होगा। इसको मैं आपको आगे सब बताऊंगी, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से बैंकों का विलय हुआ है, कौन कौन से बैंक हैं जो समाप्त कर दिए गए हैं, वर्तमान में कितने बैंक हैं, कितने बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण किया गया है और किसका क्या चेंज हुआ है, वो सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगी आप लोगों को करंट से, ठीक है? तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। अभी आप जो बता रहे हैं उस पर बिल्कुल कंसंट्रेट रहिए। तो हमने पढ़ा मुद्रा क्या है, आज हम लोग मुद्रा के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा मुद्रा के कार्य, हेडिंग कर लीजिएगा मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी। पहला तो है मूल्य का मापक। पहला पॉइंट है मूल्य का मापक। मूल्य का मापक, मूल्य का मापक से क्या समझ रहे हैं? क्या बेटी? हाँ बिल्कुल, अगर कुछ भी समझ में आ रहा है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी आपको पता है तो आप बता सकते हैं। उसका कीमत तय करना। हाँ बिल्कुल, मूल्य का माप किसमें होता है? किसी वस्तु का या सेवा का एक मूल्य होता है ना, उसको हम किसमें मापते हैं? मुद्रा में मापते हैं ना। आपके देश का जो लेखा मुद्रा है वो कौन सा है? रुपया। अमेरिका का डॉलर है, यूरोपीय जो संघ है उसका यूरो है। ऐसे ही सबका क्या होता है? अलग अलग लेखा मुद्रा होता है।
जिसमें हम क्या करते हैं, उस देश के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण करते हैं। कोई भी सामान आप जब खरीदने जाते हैं, सेवा खरीदने जाते हैं, तो आप पूछते हैं कि कितना प्राइस है, कितना इसका दाम है, कितना मूल्य है, यानी कि आप किस में माप रहे हैं, मुद्रा। तो पहला काम क्या है इसका, मूल्य का मापन करना। तो क्या लिखवाना पड़ेगा या समझ में आ गया? आ गया? लिखवाना नहीं है ना बेटी? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विनिमय का माध्यम। दूसरा कार्य क्या है इसका, विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम, तो इसका उत्तर भी आप लोगों ने पहले के साथ दे दिया है ना? यानी कि हम मुद्रा का जो उपयोग है इसमें मूल्य को मापते हैं, साथ ही इसी पैसे के द्वारा ही हम क्या करते हैं, खरीद और बिक्री करते हैं। हम वस्तु खरीदने जाते हैं तब भी पूछते हैं ये कितने मूल्य का है, या जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तब भी हम उसका एक मूल्य निर्धारित करते हैं कि हम ये वस्तु इतने में ही बेचेंगे, इससे कम में नहीं बेचेंगे। तो विनिमय का क्या हो गया, माध्यम हो गया। आपने अभी कल ही पढ़ा कि पहले के टाइम में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तब क्या किया जाता था, वस्तु विनिमय किया जाता था। वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, जो कि एक बहुत ही जटिल प्रोसेस हुआ करता था, आसान काम नहीं था। जब से मुद्रा आई तब से ये काम क्या हो गया, आसान हो गया। आपके पास पैसा है तो आप कहीं भी जाके तुरंत के तुरंत कोई भी वस्तु या सेवा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मुद्रा ना हो और सेवा के बदले सेवा प्राप्त करना हो तो फिर बहुत ही जटिल प्रोसेस हो जाता। तो दूसरा काम ये क्या करता है, विनिमय का माध्यम है। तीसरा है स्थगित भुगतानों की माप। तीसरा काम क्या है, स्थगित भुगतानों की माप। स्थगित भुगतानों की माप, इसका मतलब समझ रहे हैं? स्थगित भुगतानों की माप भी किसमें होता है, मुद्रा में। स्थगित भुगतान मतलब जैसे पेंशन वगैरह होता है ना, कि अभी ये नहीं मिलेगा, जब आप रिटायर होंगे तब आपको पेंशन दिया जाएगा, और कितना पेंशन दिया जाएगा वो आपको बता दिया जाता है, कितना पेंशन दिया जाएगा, लेकिन आज नहीं, जब आप रिटायर होंगे तब दिया जाएगा। तो क्या हो गया, स्थगित भुगतान माने जाएंगे। इसको भी किस में दिया जाता है, मुद्रा में ही दिया जाता है। तो क्या ये नोट करवाना पड़ेगा, याद रहेगा? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मूल्य का संचय। चौथा काम क्या है मुद्रा का, मूल्य का संचय। मूल्य का संचय कोई भी वस्तु जो हमारे पास है उसका एक फिक्स मूल्य होगा। तो जब भी अगर मान लीजिए उसको बेचते हैं तो उतना प्राइस में मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ मूल्य का संचय हो रहा है। सही है। कोई भी चीज़ का क्या होता है, आप डायरेक्ट पैसे को भी अपने पास रख सकते हैं, यानी कि आप पैसे को जैसे आप बैंक में जमा कर देते ना कि इतना हमारा एफडी रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसे निकालेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, मूल्य का संचय कर रहे हैं। मुद्रा का संचय करके एक तरह से मूल्य का संचय कर रहे हैं। या आप किसी भी वस्तु को अपने पास रख रहे हैं खरीद करके, तो भी क्या है, संचय। धन है ना आपका, मान लीजिए आपने लैंड लिया तो भी क्या है, जब चाहे आप बेच करके फिर से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप एक पैसे के रूप में समझ लीजिए संचय कर रहे हैं, क्योंकि आपका लैंड है, यानी कि जितने का लैंड है उतना पैसा है आपके पास, वो भी एक आपका मूल्य संचय ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, और क्या काम है, मूल्य हस्तांतरण का साधन। और क्या काम है इसका, मूल्य हस्तांतरण का साधन। मूल्य हस्तांतरण का साधन समझ में आया? कैसे? मूल्य हस्तांतरण का साधन कैसे है? मूल्य का हस्तांतरण मीन्स होता है, हाँ ये भी है, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ लैंड है, आप यहाँ मान लीजिए जॉब कर रहे हैं बस्ती में और आपने यहाँ लैंड ले लिया, लेकिन आपका जो
दूसरी जगह जा करके वहाँ लैंड लेना चाहते हैं, तो यहाँ की लैंड को क्या करेंगे, आप बेच देंगे और फिर उससे जो मूल्य मिलेगा वो लेकर के जाएंगे, वहाँ पे आप ज़मीन खरीद लेंगे। तो इससे क्या हो गया, यहाँ के मूल्य का हस्तांतरण वहाँ हो गया। तो मूल्य का हस्तांतरण भी किसके माध्यम से होता है, मुद्रा के माध्यम से होता है। बात समझ में आ गया। और क्या काम है, मूल्य हस्तांतरण, एक जगह से अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके दूसरी जगह जा करके उसी पैसे से नई प्रॉपर्टी खरीद लेना, ये आपका मूल्य हस्तांतरण हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है साख का आधार। और क्या है मुद्रा का कार्य, साख का आधार। साख का आधार, साख का आधार कौन होता है, मुद्रा होती है। जिसके पास जितने ज्यादा पैसे होते हैं ना, उसके पास उतनी ज्यादा साख होती है। साख का मतलब उतने ही ज्यादा योग्य है, वो जितने चाहे काम कर सकता है, वो बिजनेस भी कर सकता है, बहुत सारे और भी काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। जितनी ज्यादा पैसे उतनी ज्यादा माना जाता है कि उसकी साख जो है वो मजबूत है। तो ये बात समझ में आया। ये लास्ट पॉइंट, साख का आधार। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपका साख मजबूत होगा क्या, नहीं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या बहुत सारा काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप तरह तरह के बिजनेस भी कर सकते हैं, तरह तरह के इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, साख। अगर किसी बैंक के पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसकी ज़्यादा शाखाएं होंगी ना, उसके बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, वो बहुत सारे ब्रांचेस को चला सकता है। तो उसके उस ब्रांच का या शाखा का आधार कौन है, मुद्रा है। तो ये बात समझ में आ गया कि जो आपका मुद्रा है इसके इतने सारे कार्य हैं। अगर आपसे ऐसे नॉर्मली कोई पूछ लेता तो क्रय विक्रय के अलावा आपको और पॉइंट्स याद नहीं आते, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि मुद्रा के कार्य बताएं, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए, तो इसमें से ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिनकी सहायता से आपको उत्तर देना होगा। तो इतने सारे काम हैं आपकी मुद्रा के जो आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें से किसी का भी डेफिनेशन समझ में नहीं आया है तो फिर से पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ये नोट करने की आवश्यकता है तो वो भी कह सकते हैं, लेकिन ये याद होना चाहिए बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, मुद्रा के स्वरूप एवं प्रकार। मुद्रा के स्वरूप एवं प्रकार। मुद्रा के स्वरूप एवं प्रकार, इसमें पहला है लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा। ये क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में कि लेखा मुद्रा क्या है। लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा। लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा बता सकते हैं। अभी समझाते हुए मैंने जिक्र कर दिया लेखा मुद्रा का। लेखा मुद्रा उस पे लिखा रहता है, लेखा 100 रुपये का है, 100 रुपये लिखा है तो 100 रुपये की 100 रुपये का ही होगा, उसके पास उससे ज़्यादा का मूल्य देगा। आप लोग लेखा शब्द से लिखित वाला समझ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा। लेखा मुद्रा से लिखा वाला मुद्रा से लेना देना नहीं है, इसका डिफिनेशन एकदम अलग है। कोई नहीं, आप लोगों ने प्रयास किया, हमेशा प्रयास करना चाहिए, सही या गलत जो भी। इससे क्या होता है ना, प्रयास करने का मन करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आए, बोलें, आप लोग बोलने की क्षमता डेवलप हो, ओके। और अब इस स्टेज पे आके नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे, क्लास 1 2 में तो है नहीं। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो बताएं लेखा मुद्रा, व्हाट इज लेखा मुद्रा। हर देश का एक आधिकारिक मुद्रा होती है ना, हर देश की एक आधिकारिक मुद्रा होती है। जैसे भारत का क्या है, रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, और ब्रिटेन का पाउंड है, और आपके जापान का येन है। ऐसे ही हर देश का एक क्या होता है, लेखा मुद्रा होती है। तो भारत की लेखा मुद्रा क्या है, रुपया है। लेकिन भारत में 1 रुपए से लेकर के 2000 तक के नोट चलते थे। फिलहाल अभी कितने तक, 500 तक के ही नोट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गए, फिर 1 से लेकर के 500 तक के जो नोट है ये क्या है। फिर अगर रुपया लेखा मुद्रा है तो ये बाकी सब क्या है, वास्तविक मुद्रा। जो चलन में है ये क्या है कि
मतलब एक टैग है कि ये रुपया है, वो लेखा मुद्रा है। लेकिन एक से लेकर के जो आपके 500 के नोट है, ये सब क्या है? वास्तविक मुद्रा है। बात समझ में आ गया? लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा। लेखा मुद्रा हर देश की एक प्रमाणित मुद्रा होती है, उसे लेखा मुद्रा कहते हैं। जैसे कि भारत का रुपया, और 1 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक जो आपके देश में यूज किए जाते हैं, वो क्या है? वास्तविक मुद्रा है। ओके, कंफर्म दिखाना पड़ेगा या याद रहेगा? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वैधानिक मुद्रा। मुद्रा के स्वरूप में दूसरा है वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा दूसरा है वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा से क्या समझ रहे हैं आप? सरकार द्वारा जो प्रमाणित होगा, इसको लीगल टेंडर भी कहते हैं। वैधानिक मुद्रा को इंग्लिश में लीगल टेंडर कहते हैं। इसका मतलब होता है ऐसे मुद्रा जिसे स्वीकार करने के लिए आप बाध्य हैं, जिसे लेने से आप इनकार नहीं कर सकते। वो कौन सी मुद्रा है? वैधानिक मुद्रा। अगर आप किसी दुकान पे जाएं और आपके पास 100-100, 200 के नोट ना हो और आप 1-1 रुपए का इतना सारा सिक्का लेकर के जाएं और कोई भी सामान खरीदे और उसे दें, अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा और आपके पास 1-1 रुपए का सिक्का है और आप 1000 का सिक्का मतलब 1000 पूरे गट्ठर ले जाके दे दें, तो ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं लूँगा। उनको तुरंत क्या होगा? उनके खिलाफ केस हो जाएगा, क्योंकि ये वैधानिक मुद्रा है। आप इसको लेने के लिए बाध्य हैं, चाहे वो 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो या आपका 500 का हो। तो जो मुद्रा लेने के लिए आप बाध्य हो वो क्या होता है? वैधानिक मुद्रा होता है। आप उसे लेने से इनकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, ऐच्छिक मुद्रा या साख मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा या साख मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा या साख मुद्रा। क्वेश्चन में ही उत्तर है। ऐच्छिक मुद्रा या साख मुद्रा से क्या समझ रहे हैं आप? बॉन्ड जो होते हैं, चेक, बॉन्ड। ऐच्छिक मतलब जिसे लेने के जो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, जिसे आप लेने से इनकार कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा पर है, आप उसे चाहे एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट ना करें, वो क्या हो गया आपका? ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा को ही साख मुद्रा कहते हैं। और इसमें क्या आते हैं? बैंक ड्राफ्ट आते हैं, चेक आते हैं। आप किसी से कह सकते हैं ना कि आप मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे कैश दीजिए, तो आप चेक लेने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन आप कैश लेने से इनकार नहीं कर सकते, यानी कि मुद्रा लेने से इनकार नहीं कर सकते। आप चेक लेने से, बैंक ड्राफ्ट लेने से या हुंडी लेने से या ऐसा कोई भी पत्र जिसपे पैसे का वैल्यू मतलब लिखा हो, वो लेने से आप मना कर सकते हैं। तो वो कैसा हो गया? ऐच्छिक। और उसे क्या कहेंगे? साख। क्या चेक आप लोगों का भी चलेगा? नहीं, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। चेक किसके होते हैं? जिसके अकाउंट में पैसे होते हैं। आप किसी को 5 लाख का चेक साइन करके दे दें तो क्या वो मान्य होगा? नहीं, क्योंकि आपके पास साख नहीं है। इसलिए उसे साख मुद्रा भी कहते हैं, यानी कि जिसके पास पैसे होंगे उसी का साख होगा, उसी का चेक होगा। बाकी आप जैसे बेरोजगार लोगों का कोई चेक नहीं होता है और ना ही आपके पास साख मुद्रा है। बस समझ में आ गया? साख मुद्रा पूछे या ऐच्छिक मुद्रा पूछे तो ऐसी मुद्रा जिसे आप लेने से इनकार कर सकते हैं, जो व्यक्तियों की साख पे चलती है, वो साख मुद्रा या ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। जैसे कि बैंक ड्राफ्ट, जैसे कि आपका चेक बुक। नेक्स्ट है आपका सांकेतिक मुद्रा। ये काफी चर्चाओं में रहने वाली मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा क्या है? ये सांकेतिक मुद्रा किसे कहते हैं? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको टोकन मनी भी कहते हैं। वर्तमान में चल रही मुद्रा है। जो वर्तमान में चल रही मुद्राएं वो सारी सांकेतिक मुद्राएं हैं, ये तो सही है। लेकिन सांकेतिक मुद्रा कहते किसे? क्यों कहा जा रहा है? वो जो वर्तमान में मुद्राएं चल रही हैं उनको हम सांकेतिक मुद्रा क्यों कह रहे हैं? उन्हें मुद्रा क्यों नहीं कह रहे हैं? जितना रुपया उसको मान रहे उतना उसका कीमत ना हो। हाँ बेटी, बिल्कुल सही है। और किसी को समझ में आया? हाँ, आया समझ में? 1 रुपए का सिक्का बना देंगे, उस सिक्का भी ज़्यादा का लगातार, लेकिन है उसकी वैल्यू 1 ही रुपये। अच्छा नहीं बेटी, आप उसका अपोजिट चले गए। बताइए, मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा में क्या अंतर है?
सांकेतिक शब्द से पता चल रहा है ये संकेत है मुद्रा का, लेकिन मुद्रा नहीं है। केवल मुद्रा का संकेत है बट वो मुद्रा नहीं होता। सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले किसने चलाया था? इतिहास पढ़ा है आप लोगों ने? मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में या मध्यकाल के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान राजा, एग्जाम में कई बार आया, मध्यकाल के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे या सबसे बुद्धिमान या विद्वान या ज्ञानी राजा कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन उनकी योजनाएं फ्लॉप हुई और वो मूर्ख राजा भी कहे जाते। तो सबसे पहले उन्होंने ये बढ़िया काम किया था। भारत में विश्व में और राजा कर चुके थे, इंडिया में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्राएं जारी करी थी और काफ़ी ये मतलब बढ़िया सोच थी उनकी, लेकिन वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, इसलिए वो फ्लॉप रहे। देखिए ये जो सांकेतिक मुद्रा होता है, इसका कहने का मतलब है कि जो मुद्रा है, जो पैसा है आपके हाथ में, उसमें जो पदार्थ लगा हुआ है या जिस भी वस्तु का उसमें यूज हुआ है, उसकी जो कीमत है वो उस पर अंकित वैल्यू से या कीमत से या मूल्य से कम है। जैसे 500 रुपये का नोट है, अगर उसको लेकर के आप जाते हैं सामान खरीदने तो आपको 500 रुपये की वस्तुएं और सेवाएं मिल जाएंगी, लेकिन आप अगर उसे फाड़ दें तो क्या उस कागज़ का 500 रुपये का वैल्यू रह जाएगा? नहीं, कोई उसको लेके 1 रुपये भी नहीं देगा आपको। तो क्या हो गया? वो सांकेतिक मुद्रा है, वो सिर्फ सरकार की गारंटी में चल रहा है, सिर्फ सरकार की या आरबीआई की गारंटी की वजह से आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आप उसे लेने के लिए बाध्य हैं और उतनी वैल्यू की वस्तुएं और सेवाएं देने के लिए बाध्य हैं, आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उसमें जो पदार्थ, जो तत्व, जो चीज़ें लगी हैं वो उतनी वैल्यू की नहीं है जितना कि उस पर अंकित की गई है। यानी कि अंकित वैल्यू से उसमें जो लगी पदार्थ है उसका जो वैल्यू है, जो मूल्य है, जब कम होता है तो वो मुद्रा कैसी हो गई? सांकेतिक मुद्रा हो गई, वो मुद्रा नहीं है। मुद्रा वो होती है जो उस पर अंकित मूल्य जितना हो उतने की उसकी वैल्यू हो। जैसे पहले होता था सोने की मुहर चला करती थी, सोने के बहुत सारे तरह तरह के सिक्का राजाओं ने चलाए भी थे, आपको मैंने बताया भी था कि कुषाण काल में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। तो वो जो सिक्के होते थे, जितना उसमें वैल्यू लिखा होता था ना, उतने का वो रहता भी था। अगर आप ऐसे सामान नहीं खरीद करके उसे यूं ही आप सोने को बेचते ना, उसको बेच करके फिर वो लोग आपको पैसा देते हैं कि आपके सोने का कितना वेट है, तो उसमें उतना लगा रहता था पदार्थ कि आप उसे सिक्के के रूप में ना चला करके एक स्टोर ही कर लेते थे ना लोग। पहले आपने सुना भी होगा, मटकी में भर के ज़मीन में या दीवारों में सोने के सिक्के रखे रहते थे, क्योंकि वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो एक कीमती धातु था जिसकी वैल्यू उस मुद्रा से भी ज़्यादा समय के साथ बढ़ता रहता था। सोने का कीमत आप जानते हैं ना, बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है, हर साल उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो वो वास्तव में वो मुद्रा थी जिसका वैल्यू और उसके अंकित मूल्य दोनों ही बराबर हो या वैल्यू उसकी अंकित मूल्य से भी ज़्यादा हो, तो उसे मुद्रा कहते हैं। लेकिन वो जो सांकेतिक मुद्रा है वो केवल संकेत होता है, बट वो वास्तविक मुद्रा या वास्तव में वो मुद्रा नहीं होता, शुद्ध रूप से वो मुद्रा नहीं होता है। तो बात समझ में आ गया सांकेतिक मुद्रा। नेक्स्ट है आपका प्रमाणिक मुद्रा। मुद्रा का प्रकार, 5वां प्रकार है आपका प्रमाणिक मुद्रा। प्रमाणिक मुद्रा आप बताएं, प्रमाणिक मुद्रा किसे कहेंगे? जो मैंने बताया सेम उसी का बोलिए। कोई जो सरकार प्रमाणित कर देती है। हाँ बेटे, सरकार प्रमाणित कर देती है, प्रमाणित मुद्रा। सरकार के द्वारा प्रमाणित किया गया। सांकेतिक मुद्रा क्या था? जो संकेत था, प्रमाणित तो भी था सरकार के द्वारा, लेकिन वो क्या था? संकेत था। लेकिन आपका जो प्रमाणित मुद्रा है, इसका मतलब होता है ना कि शुद्ध रूप में मुद्रा, जैसे सोने चांदी की मुद्रा, यानी कि उसमें लगे पदार्थ की वैल्यू और उसमें अंकित मूल्य दोनों की वैल्यू बराबर हो, तो वो क्या हो जाएगा? प्रमाणित मुद्रा। सेम इसका अपोजिट, इसमें जो उस पर अंकित वैल्यू है और जो लगा हुआ पदार्थ उसकी वैल्यू में समानता नहीं होती है, उसमें जो लगा हुआ पदार्थ है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है अंकित वैल्यू से, तो वो हो गया सांकेतिक। लेकिन अगर वैल्यू और मूल्य दोनों बराबर हो जाए तब क्या हो जाएगा? प्रमाणिक मुद्रा। ठीक ना? वो जो आप कह रहे हैं वो वैधानिक मुद्रा है, जिसको लेने के लिए आप बाध्य, क्योंकि सरकार की इस पे और आरबीआई की गारंटी, आप उसे इनकार नहीं कर सकते लेने से। नेक्स्ट है बच्चा प्लास्टिक मनी, और ये आप सभी को पता होगा, एग्जाम में बहुत बार आया भी है कि प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं। पहले छोटे छोटे एग्जाम में पूछा गया है प्लास्टिक मनी। हाँ, प्लास्टिक मनी
किया जाता है ना, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब क्या होते हैं? प्लास्टिक मनी होते हैं। वो प्लास्टिक के रूप में आपके रहते हैं, जिसका यूज़ करके आप पैसे का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें जो सभी को पता है प्लास्टिक मनी में 3 प्रकार के ज़्यादातर होते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट में अंतर होता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर होता है। डेबिट कार्ड क्या है और क्रेडिट कार्ड क्या है, दोनों में क्या अंतर है? क्रेडिट से निकाला जाता है, डेबिट से क्रेडिट कार्ड कर्जा के रूप में होता है और डेबिट कार्ड पैसा हमारा होता है। डेबिट से जमा किया जाता है, क्रेडिट से निकाला जाता है। अच्छा, और कोई कुछ नहीं है। और कोई कुछ बता सकता है? डेबिट मुझे लगा कि बॉयज़ को ही पता होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को भी सही उत्तर नहीं पता। कोई बता सकता है? वैसे पता नहीं। अच्छा, आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो कैसे जाना है? क्रेडिट होता है। जितना मन करे उतना। खाते में ना हाँ, ये सम्मेलन में जाता है। डेबिट तो सुन सब लोगों ने अपनी तरह तरह के ज्ञान बताए। अब जरा मेरी बात भी सुन लीजिए। डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उतने का शॉपिंग कर सकते हैं, उतना आप खर्चा कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड जो थोड़े रईस लोग होते हैं या जिनके पास जॉब होते हैं या जिनके पास बिजनेस होते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ बैंकों की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं। अगर उनके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो वो जितना बैंक के द्वारा उनको छूट दिया जाता है उतने का भी वो और शॉपिंग कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं, भले उनके अकाउंट में पैसा नहीं है। बाद में लेंगे ही। अगर वो ऐसे सबको देते रहेंगे तो फिर बैंक क्या हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। जैसे अभी तो नहीं, पहले मोबाइल में मिलता था ना 10 रुपये का क्रेडिट, किसी सबको पता होता था कि बहुत छोटा अमाउंट है और जब भी रिचार्ज करेंगे हम इतना इनसे वापस आसानी से ले सकते हैं। लेकिन बाद में वो भी बंद कर गए, हो सकता है उससे भी नुकसान होता रहा हो, लोग उसका भी ज़्यादा मिसयूज कर लिए हो। तो ऐसे ही आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड आपके क्रेडिट पे मिलता है। क्रेडिट मतलब आप कितने ज़्यादा पैसे वाले हैं, आपके पास कितनी ज़्यादा साख है, उसी आधार पे आपको उतने ही ज़्यादा मूल्य की वैल्यू की क्रेडिट कार्ड मिलती है। आप बिना पैसे के उतने मूल्य का यूज़ कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गया, डेबिट और क्रेडिट कार्ड में ये अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नजदीकी मुद्रा, नियर मनी। नजदीकी मुद्रा जिसको नियर मनी कहते हैं। अब ये बताइए, ये थोड़ा उत्तर इसका और फनी हो सकता है अगर आप लोग देना तुरंत चाहें। पैसा पा जाए जिसको, हाँ बेटी, जिसको बेच कर तुरंत पैसा पा जाए, जिसको बेच करके तुरंत सोना पैसा चांदी हीरा बिल्कुल सही। यानी आपके पास जो भी संपत्ति है उसमें से जो आप बेच करके तत्काल पैसा प्राप्त कर ले, मनी प्राप्त कर ले, वो आपका क्या है, नजदीकी। और सबसे नजदीकी में क्या आ जाएगा, सोना चांदी। बाकी आप अपना चप्पल, बैग और ये सब बेचना चाहें तो कोई इतनी आसानी से ना बिकेगा, ना ही कोई लेगा। या आप अपना ज़मीन ही बेचना चाहते हैं तो तुरंत आपको उसके ग्राहक नहीं मिलेंगे, या घर बेचना चाहते हैं तो तुरंत वो आप नहीं बेच सकते। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा जो है धातु है जो कीमती है, सोना चांदी हीरा प्लैटिनम कुछ, तो आप तुरंत जाएंगे, जितने का उसका वेट होगा उस हिसाब से आपको उसकी पैसे मिल जाएंगे। और वो आप यानी कि आपने उसको क्या किया, मुद्रा में कन्वर्ट कर लिया। तो आपके पास जो सबसे मतलब जो भी प्रॉपर्टी है जो सबसे जल्दी आसानी से पैसे में कन्वर्ट हो जाए वो क्या होती है, कीमती धातुएं होती हैं। तो नियर मनी क्या हो गया, और नियर मनी ज़्यादातर किसके पास होता है, गर्ल्स के, बॉयज़, यस, बॉयज़ के पास नियर मनी ज़्यादा होता है। नहीं है ना, बेचारे हंस रहे हैं आप लोग, नहीं, गर्ल्स के पास होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका हॉट मनी, गर्म मुद्रा। हॉट मनी, गर्म मुद्रा, बताइए गर्म मुद्रा किसे कहेंगे या हॉट मनी किसे कहेंगे? इसकी मुद्रा का कीमत बहुत अधिक, उससे डॉलर हो गया। ऐसे मनी जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है
या ऐसा मनी जिसमें शीघ्र पलायन करने की क्षमता होती है, ऐसे मनी को क्या कहा जाता है? हॉट मनी कहा जाता है या गर्म मुद्रा कहा जाता है, जैसे डॉलर। नोट करवा दें क्या इसको? फिर से समझा दें। क्या दिक्कत है? फिर से बता दो। ओके, मतलब इसको कहते हैं हॉट मनी या नियर मनी, यानी कि ऐसा हॉट मनी या गर्म मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन करने की क्षमता हो, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जल्दी से आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका डिमांड ज़्यादा रहता है। ऐसे ही मनी को हॉट मनी कहते हैं या गर्म मुद्रा कहते हैं, जिसको आसानी से आप एक जगह से हटा करके दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे के लिए आगे की तरफ आप बढ़ाते रहते हैं। उस जैसे आप शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसा, फिर आप देखते हैं दूसरे कंपनी का शेयर ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है, तो आप उसको निकाल करके फिर दूसरे कंपनी के शेयर पे इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि जिसमें शीघ्र पलायन करने की क्षमता हो, उसे हम क्या कहते हैं? हॉट मनी कहते हैं या गर्म मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दुर्लभ एवं सुलभ मुद्रा। दुर्लभ एवं सुलभ मुद्रा। एवं सुलभ मुद्रा। क्वेश्चन में ही उत्तर है, दुर्लभ या सुलभ मुद्रा किसे कहेंगे? दुर्लभ मीन्स क्या होता है? जो कठिनाई से मिले, और सुलभ मतलब जो आसानी से मिल जाए, यानी कि वो मुद्रा जो बहुत मुश्किल से मिले वो क्या है? दुर्लभ, और वो मुद्रा जो बहुत आसानी से मिल जाए वो है सुलभ। लेकिन यहाँ पे ये उत्तर एकदम फिट नहीं बैठ रहा है। इकोनॉमिक भाषा में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या मार्केट में जिस मुद्रा का डिमांड बहुत ज़्यादा हो, जिसको लेना हर कोई चाहता है, उसे कहते हैं दुर्लभ मुद्रा। इस समय वो क्या कहते हैं, फूल और बहुत सारे आए हैं ना, इसमें मधुमक्खियाँ तितलियाँ बहुत छुप रही हैं, तो फ्लावर बात समझ में आया? यानी कि जब किसी मुद्रा का डिमांड बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा जब डिमांड होता है किसी चीज़ की, तो शॉर्टेज भी उसी की होती है, वो मुश्किल होता है मिलना या उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में या मार्केट में जिस मुद्रा की ज़्यादा डिमांड होती है, ज़्यादा वैल्यू होती है, लोग ज़्यादा लेना चाहते हैं, वो मुद्रा क्या हो जाएगी? दुर्लभ हो जाएगी, क्योंकि उसे हर कोई लेना चाहता है, तो वो आसानी से नहीं मिलेगा। और जिसे जल्दी कोई नहीं लेना चाहेगा, वो क्या होगा? वो सस्ता होगा और वो आसानी से मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? सुलभ। तो आसानी से मिलने ना मिलने से यहाँ मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस मुद्रा का ज़्यादा डिमांड हो उसको कहते हैं दुर्लभ, क्योंकि वो आसानी से नहीं मिलता, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस मुद्रा का कम डिमांड हो, जो आसानी से मिल जाए, वो है सुलभ। ठीक, अब ये कंप्लीट है। सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि कल मैं पूछूंगी, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कॉशन मनी। कॉशन मनी, कॉशन मनी, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों यही है। कॉशन मनी, कॉशन मनी मुद्रा के स्वरूप या प्रकार में एक प्रकार ये भी है कॉशन मनी। जमानत के रूप में होती है। हाँ बेटे, जमानत के रूप में जो मुद्रा रखी जाती है। जमानत के रूप में, और या संविदा के रूप में। जब हम कोई, जैसे आप देखें ना, संविदा मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसे आप ठेका शब्द भी कहते हैं ना, किसी को ठेकेदार कहते हैं ना, ये ठेकेदारी कहते हैं, ये ठेका मिला है, इस काम को करने का ठेका मिला है, या उसी को हम और अच्छे शब्दों में संविदा कहते हैं, और इंग्लिश में उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, हमें ये काम कंप्लीट करना है इतने दिनों में, इतने पैसे में, और जब आप इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं उस निश्चित निर्धारित समय में, तब आपको उसका पैसा मिलता है ना। यानी कि आपको जब भी कहीं आप कॉन्ट्रैक्ट या संविदा करेंगे किसी के साथ,
तो कोई ना कोई काम करने का या किसी चीज़ के लिए ही संविदा करेंगे। जब वो आप कंप्लीट करेंगे तभी आपको वो पैसा मिलेगा। वहाँ पे निर्धारित हो जाता है कि ये काम करने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई रोड है, ये रोड हम इतने लाख में बना करके आपको देंगे, और जब वो आप काम कर देते हैं तो आपको पैसा मिल जाता है। तो वो क्या हो गया, उसको हम कॉशन मनी कहते हैं। जो हमें संविदा कॉन्ट्रैक्ट या ठेके पर मिलता है वो क्या है, कॉशन मनी है। याद रखिएगा, उसको कॉशन मनी कहते हैं। तो ये सब नया है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका धातु मुद्रा। ये तो आसान है, धातु मुद्रा सभी को पता है। जो विभिन्न धातुओं से बने होते हैं उसे धातु मुद्रा कहते हैं। जैसे पहले ज्यादातर कौन सी मुद्राएं चलती थी, पहले ज्यादातर तांबा, सेल खड़ी। मैंने बेटा पूछा पहले ज्यादातर कौन सी मुद्रा चलती, मैंने ये नहीं पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा चलती थी। याद हो गया कल वाला। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा जो मुद्राएं हैं वो सेल खड़ी की चली है, और मौर्य काल में सबसे ज्यादा संख्या में मुद्राएं चली ओवरऑल। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चले, लेकिन सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के कुषाणों ने चलाए हैं। तो फिलहाल मैंने पूछा कि पहले कौन से धातु के सिक्के चलते थे ज़्यादा, तो सोना, चांदी, तांबा, इन्हीं 3 धातुओं के ज़्यादातर सिक्के आपको देखने को मिलते थे। ठीक ना। तो ये जो धातु मुद्रा है समझ में आई ना सबको, जितने धातुओं से बनी मुद्राएं हैं वो सारी धातु मुद्रा है। और कागजी मुद्रा, वर्तमान में ज़्यादातर कौन सी मुद्रा चल रही है, कागजी, क्योंकि जो धातुएं होती हैं इनका डिमांड ज़्यादा होता है, और जब किसी की चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगी, मात्रा उसकी कम हो जाएगी। अब हमारे पास इतनी धातु तो है नहीं कि हम उसके गहने बनाएंगे या सिक्के बनाएंगे। और दूसरा उसमें घिसावट भी आता है, बिकॉज सोना, चांदी ये सब काफ़ी सॉफ्ट धातु हैं, ये बहुत जल्दी घिसते भी। तो अभी तो हम क्या ज़्यादातर चला रहे हैं, कागजी मुद्रा। आप देख रहे हैं अभी तो कुछ सिक्के भी आ गए 10-20 के, नहीं तो पहले आपके 5 रुपए तक के ही सिक्के देखने को मिलते थे, 10 रुपए के सिक्के भी नहीं मिलते थे। ज़्यादातर हम कागजी मुद्रा का ही प्रयोग किया करते थे। तो वर्तमान में आपकी ज़्यादातर क्या है, कागजी मुद्रा है। तो अगला जो है वो है आपका कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा, सबसे पहले कागज का आविष्कार किसने किया था, चीन ने किया था। आधिकारिक मुद्रा किसे कहेंगे, हाँ, वैधानिक मुद्रा जैसी ही है आधिकारिक मुद्रा आपका। तो आधिकारिक जो मुद्रा है इसे आमतौर पर सरकार के भरोसे पर ही लोग लेते हैं, सरकार की गारंटी पर ही लेते हैं। ऐसे मुद्राओं को क्या कहते हैं, आधिकारिक मुद्रा कहते हैं, जिसमें सरकार की गारंटी होती है और सरकार की गारंटी की वजह से ही हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा किसे कहते हैं, बताएं, उच्च शक्ति मुद्रा किसे कहते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा ज्यादातर बैंक इसका उपयोग करते हैं, जैसे CRR, SLR। आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को CRR क्या है, SLR क्या है। उच्च शक्ति मुद्रा में आपका आएगा CRR और SLR, कैश रिजर्व रेशियो, और ये आपका है, ये भी याद नहीं आ रहा, लिक्विडिटी रेशियो इसको क्या कहते हैं। ये आपके बैंकों के पास रहता है और ये RBI के द्वारा किया जाता है। ये सब हम आगे बताएंगे आप लोगों को डिटेल में, CRR क्या है और इसको कौन जारी करता है, क्यों जारी करता है, क्या काम है इसका, इसमें इसको बढ़ोतरी करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा अर्थव्यवस्था पे, इसमें कमी की जाएगी RBI के द्वारा तो क्या दिक्कत आएगा। SLR का क्या काम है इसको भी बताएंगे आगे, सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये आपके क्या है, उच्च शक्ति मुद्रा, उच्च शक्ति इनको मुद्रा कहा जाता है, CRR और SLR को आगे इनको बताएंगे। अब हेडिंग कीजिएगा मुद्रा की आपूर्ति।
ये तो आपने पढ़ा मुद्रा के कार्य, इतने सारे आपने क्या पढ़ा है, मुद्रा के कार्य। ये सारे कार्य कौन करती है, मुद्रा। फिर आपने देखा मुद्रा के स्वरूप एवं प्रकार, इतने प्रकार की मुद्राओं को आपने पहली बार पढ़ा है। इसमें एक दो तो मैंने लिखवाया भी नहीं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि मुद्रा जो आपके मार्केट में है वो किस किस रूप में है, आपकी अर्थव्यवस्था में मुद्रा किस किस रूप में देखने को मिलता है। सिर्फ 1 रुपये 2 रुपये के नोट के रूप में ही नहीं बल्कि तरह तरह के स्वरूप में मुद्रा आपको अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, हम उसको पढ़ेंगे। और वो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। ये जो आपका टॉपिक चल रहा है ना, यही आपका सबसे एक तरीके से कि टेक्निकल टॉपिक चल रहा है। इसके बाद आपको इकोनॉमी में बहुत आसान सारे टॉपिक मिलने वाले हैं। ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इसका मतलब आपको बाकी टॉपिक समझने में बिल्कुल समस्या नहीं होगा। ये इरेज कर दें हम, नोट हो गया है? ऐड कर दीजिए साइड से, सबसे लास्ट ऐड। ये हाँ अब ये फिर से वापस आ जाएगा फिर? हाँ। ठीक है, चलिए अच्छा। हेडिंग है बेटे मुद्रा की आपूर्ति, नोट कीजिएगा। मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति आपके मार्केट में किस किस तरह की से मुद्रा की आपूर्ति की जाती है। इसमें 2 लाइन लिख लीजिएगा। मुद्रापूर्ति से आशय, मुद्रा पूर्ति से आशय, मुद्रा पूर्ति से आशय मुद्रा की कुल मात्रा से है, मुद्रा की कुल मात्रा से है। मुद्रा पूर्ति से आशय मुद्रा की कुल मात्रा से है, जो अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा, जो अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा, जो अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में अपने पास रखी जाती है, विभिन्न रूपों में अपने पास रखी जाती है। मुद्रा पूर्ति के मुख्य घटक हैं, मुद्रा पूर्ति में के मुख्य घटक हैं, मुद्रा पूर्ति के मुख्य घटक हैं, डैश करके लिखिएगा। लोगों द्वारा अपने पास रखी गई करेंसी, लोगों द्वारा अपने पास रखी गई करेंसी, तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा रखी गई, तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग जमाई। निवल, निवल को कहते हैं बेटे शुद्ध, इकोनॉमिक शब्द है निवल, पता रहे ताकि एग्जाम में कभी ये शब्द आपको लगाए ना। निवल को ही शुद्ध कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओके। व्यापारी बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग जमाई, जमाई। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की मांग, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की मांग, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की मांग सामान्यतः निम्नलिखित रूपों में मापी जाती है, निम्नलिखित रूपों में मापी जाती है। डैश करके M1, M2, M3 और M4, M1, M2, M3 और M4 ये मुद्रा का स्वरूप है। M1, M2, M3, M4 अभी बताएंगे M1 में कौन कौन सी मुद्राएं आती हैं। इसी स्वरूप में M0 भी तो होता है।
हाँ बेटी M0 भी होता है, लेकिन ये ज़्यादा माने उसको नहीं लेते, ठीक ना। ये आपके भारतीय अर्थव्यवस्था में ये 4 प्रकार से मुद्राएं संचित रहती हैं, M1, M2, M3, M4। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कहाँ कहाँ व्याप्त है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कहाँ कहाँ व्याप्त है? मुद्रा का प्रवाह कहाँ कहाँ व्याप्त है? इस बात की जानकारी रिजर्व बैंक द्वारा रखी जाती है। इस बात की जानकारी रिजर्व बैंक द्वारा रखी जाती है। इस बात की जानकारी रिजर्व बैंक द्वारा RBI द्वारा रखी जाती है। ताकि मौद्रिक नीतियों का संचालन किया जा सके, ताकि मौद्रिक नीतियों का संचालन किया जा सके, नीतियों का संचालन किया जा सके एवं अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह के स्तर का, एवं अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह का, मुद्रा के प्रवाह का, प्रवाह के स्तर का, मुद्रा के प्रवाह के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके, मूल्यांकन किया जा सके। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। मुद्रा पूर्ति की उपर्युक्त सभी अवधारणाओं में, मुद्रा पूर्ति की उपर्युक्त सभी अवधारणाओं में, M1 मुद्रा पूर्ति का, M1 हाईलाइट कीजिएगा, M1 मुद्रा पूर्ति का संकुचित तथा सबसे महत्वपूर्ण मापक है। M1 मुद्रा पूर्ति का संकुचित तथा सबसे महत्वपूर्ण मापक है, मापक है। पूर्णविराम आगे। M3 मुद्रा पूर्ति का व्यापक मापक है। M3 मुद्रा पूर्ति का व्यापक मापक है। आगे M1 सबसे तरल, M1 सबसे तरल तथा M4 सबसे कम तरल है। M1 सबसे तरल तथा M4 सबसे कम तरल है। सबसे संकुचित कौन हो गया? सबसे संकुचित M1। सबसे व्यापक कौन हो गया? M3। सबसे महत्वपूर्ण कौन? M1। और सबसे तरल कौन? M1। सबसे कम तरल कौन? M4। ये क्वेश्चन आ चुका है। सबसे ज्यादा तरल कौन है? M1। इसके बाद ये घटते क्रम में जा रहा है, उससे कम ये, उससे कम ये और सबसे कम M4 तरल होगा। सबसे संकुचित कौन सी मुद्रा मानी जाती है? M1। और सबसे व्यापक कौन सी मानी जाती है? M3। ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए, मैं इसको कल पूछूंगी, ठीक? बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में और डिटेल करेंगे। जो आपका M0 है, इसको आरक्षित मुद्रा कहते हैं या इसको मुद्रा का आधार कहते हैं। M0 की जो बात हुई है, M0 इसको आरक्षित मुद्रा कहते हैं या मुद्रा का आधार कहते हैं। ये चीज बस एक पॉइंट याद रखिएगा। मौद्रिक आधार कहिए या इसको आरक्षित मुद्रा भी कह सकते हैं। अब
इसके बारे में बता दें M1 क्या है। अब नोट कीजिएगा M0 बता दें क्या है। सबसे पहले मैंने बताया आपको ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, आरक्षित मुद्रा। अब जो M0 है ये किस किस रूप में पाया जाता है ये नोट कीजिएगा। M0 संचलन में मुद्रा, यानी कि जो वर्तमान में संचलन में मुद्राएं हैं वो, कॉमा आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशियां, प्लस करते जाइएगा, संचलन में मुद्रा प्लस संचलन में मुद्रा प्लस आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशियां, आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशियां, प्लस, और क्या आएगा इसमें प्लस, आरबीआई के पास अन्य जमा राशियां, आरबीआई के पास अन्य जमा राशियां, आरबीआई के पास अन्य जमा राशियां। ये सब क्या हो गई, M1 मुद्रा को आरक्षित मुद्रा कहते हैं, अरे सॉरी M0 M1 याद आ रहा है। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, संचलन में मुद्रा, जितनी मुद्राएं संचलन में है वो, प्लस आरबीआई के पास जो बैंकों ने अपनी पैसे को जमा किया है वो, प्लस आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं हैं वो सब क्या हो गई, आरक्षित मुद्रा या M0 मुद्रा कहते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका M1, जिसको हम और क्या कहते हैं, संकीर्ण मुद्रा, M1 संकीर्ण मुद्रा, या इसी को हम संकुचित कहते हैं, संकीर्ण कहिए या संकुचित कहिए, कौन है सबसे संकुचित या संकीर्ण, M1। इसमें क्या आएगा, इसमें डैश करके जनता के पास मुद्रा, जनता के पास, जनता यानी कि लोग, पीपुल, जनता के पास मुद्रा यानी कि जितनी मुद्रा जनता के पास है वो, जनता के पास मुद्रा, प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा, प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास जमा, मांग जमा जानते हैं, जमा की है कितनी का प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा राशियां, प्लस यही सेम यहाँ आ जाएगा, प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा राशियां। नेक्स्ट M2 में नोट कीजिएगा, M1 प्लस डाकघर में बचत जमा राशियां, इसको क्या कहते हैं? हाँ बेटे, M2 इससे जो है कम संकीर्ण, हाँ बस, और इसका और कोई नाम नहीं है। यहाँ पे आपका आ जाएगा M1 का मतलब समझ रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा लाइन समझ लीजिए, इसमें इंक्लूड हो गया। M1 प्लस डाकघर में भी हम बहुत सारे अकाउंट खोलते हैं ना, वहाँ भी खुलवाया जाता है। तो डाकघर में बचत जमा राशियाँ, डाकघर
डाकघर में बचत जमा राशियां, डाकघर में बचत जमा राशियां, ये M2 हो गया। M3 इसको व्यापक मुद्रा कहते हैं। M3 व्यापक मुद्रा, M3 को कहते हैं व्यापक मुद्रा। इसमें आएगा आपका M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास, M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास, बैंकिंग प्रणाली के पास जमा पास समय को मियादी कहते हैं। समय ब्रैकेट में मियादी जमा राशियां, पास समय ब्रैकेट में मियादी समय जमा राशि। ये जो फिक्स कर देते ना इतने समय के बाद ही आपको मिलेगा, उसी को मियादी कहते हैं। आपका है M4 को और क्या कहते हैं? सबसे कम तरल। हाँ, M4 में आएगा M3 प्लस, M4 में आपका आ जाएगा M3 प्लस डाकघरों के पास सभी जमा राशियां, डाकघरों के पास सभी जमा राशियां, ब्रैकेट में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर, ब्रैकेट में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर इसको नहीं लिया जाएगा। तो आपकी अर्थव्यवस्था में ये आपके 4-5 प्रकार की मुद्राएं हैं जो प्रचलन में है। इसमें M1 एग्जाम में आया है, M1 मुद्रा में कौन कौन सी मुद्राएं शामिल होती है, ये IAS जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। उससे छोटे एग्जाम में ऐसे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहाँ पे पूछ लेगा। ये भी पूछ सकता है कि सबसे तरल मुद्रा कौन सी होती है, M1, M2, M3, M4 या M0, कोई भी ऑप्शन में दे देगा। तो सबसे तरल, सबसे कम तरल, सबसे संकीर्ण, सबसे व्यापक, आरक्षित M0, या मुद्रा का आधार M0। ऐसे भी ये तो छोटे क्वेश्चन हो गए, ऐसे भी आ सकते हैं। ऐसे भी आ सकता है कि M1 मुद्रा में कौन कौन से शामिल होते हैं या M2 में कौन से शामिल होते हैं। तो ये तब आता है जब आप बहुत हाई लेवल की तैयारी कर रहे होंगे। IAS एग्जाम में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये आपकी अर्थव्यवस्था में मुद्रा जो है किस किस रूप में पाया जाता है उसका अपने ये सारे आपके यहाँ पे आ गए तरीके। जनता के पास जो है वो भी आ गया, बैंकों में जो मांग जमाई वो भी आ गया, जो फिक्स डिपॉजिट है वो भी आ गया, डाकघरों में जो है वो भी आ गया, RBI के पास जो है वो भी आ गया, सब कुछ आ गया। यानी कि जितने प्रकार या जितने तरह से या जितने रूप में स्वरूप में मुद्राएं अर्थव्यवस्था में शामिल हैं वो सब इसी 4-5 प्रकार में इसको डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, ये बहुत ही डीप होगा क्वेश्चन जब भी कभी आएगा, लेकिन आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग जरूर इसको करेंगे। अन्य राशि क्या है? अन्य राशि भी मतलब इसके अलावा अन्य कोई भी राशि हम सरकार के भी हो सकते हैं या किसी और के हो सकते हैं या
रिजर्व कोष के रूप में, जैसे आरबीआई अपने पास रिजर्व भी तो रखता है विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में, विदेशी मुद्राओं के रूप में, अन्य जमाए भी रखता है वो, तो उसे भी दे रहा है। अब हेडिंग कीजिएगा डिजिटल मुद्रा, हेडिंग कीजिएगा डिजिटल मुद्रा। डिजिटल मुद्रा में एक मुद्रा है आपका बिटकॉइन या बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम सुने हैं? काफी चर्चाओं में रहता है ये, खास करके जब आपने देखा होगा कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा जो साइबर क्राइम होता है, हैक करता है बड़े बड़े सिस्टम्स को जो कि आपके साइबर सुरक्षा से जुड़े होते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय जो या कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई भी खुफिया जो बातें होती हैं वो ना लीक हो, ये सब चीज़ों को आप सभी को पता है कि आजकल सब कंप्यूटराइज है। तो ये जब कंप्यूटर्स को हैक करते हैं तो वो जब डिमांड करते हैं पैसे का, तो ज़्यादातर इसमें करते हैं क्योंकि ये एक डिजिटल मुद्रा है, इसको कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है। ये हार्ड करेंसी नहीं है, ये सॉफ्ट करेंसी, आप इसे हाथ में नहीं ले सकते। ये डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है और ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफ़र किया जाता है। क्योंकि अगर वो ऐसे मांगेंगे कि हमें कैश चाहिए तो पकड़े जाएंगे। अमेरिका जैसे देश के सिस्टम को कोई हैक करके और अगर कैश मांगेगा तो फिर उसका क्या होगा, इसीलिए वो क्या करते हैं, सीधा बिटकॉइन में डिमांड करते हैं कि वो डिजिटल मुद्रा के रूप में उन्हें मिले, ताकि पता ही नहीं चले कि डिमांड आया कहाँ, पैसा कहाँ गया। तो ये बिटकॉइन जो है, इसको बनाया किसने था, पहली बार इसका आविष्कार किसने किया? हर चीज़ को कोई ना कोई बनाता ही है, हर किसी का जनक है कोई ना कोई। जापान के कौन थे? संतोषी नाकामोटो, नाम लिख लीजिएगा इनका। बिटकॉइन नोट कीजिएगा इसे। बिटकॉइन नई इनोवेटिव, बिटकॉइन नई इनोवेटिव डिजिटल, नई इनोवेटिव डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी या वर्चुअल करेंसी है, या वर्चुअल करेंसी है। बिटकॉइन नई इनोवेटिव डिजिटल टेक्नोलॉजी या वर्चुअल करेंसी है। इसको 2008-9 में, इसको 2008-9 में संतोषी नाकामोटो नामक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा प्रचलन में लाया गया था, नामक सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा प्रचलन में लाया गया था। कंप्यूटर नेटवर्कों के जरिए इस मुद्रा से, कंप्यूटर नेटवर्कों के जरिए इस मुद्रा से बिना किसी मध्यस्थता के ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, बिना किसी मध्यस्थता के ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, वहीं इस डिजिटल करेंसी डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है,
डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है। डिजिटल करेंसी को डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है। जबकि डिजिटल कंप्यूटर ये शब्द नोट कीजिएगा एल्गोरिथम्स नोट कर दिया है मैंने, ये शब्द नोट कीजिएगा, गलत ना हो। एल्गोरिथम्स और कंप्यूटर पावर से इस मुद्रा का निर्माण किया जाता है। और कंप्यूटर पावर से इस मुद्रा का निर्माण किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कीजिएगा। निर्माण किया जाता है जिसे माइनिंग कहते हैं, जिसे माइनिंग कहते हैं। एग्जाम में आया है ये माइनिंग, जिसे माइनिंग कहते हैं। माइनिंग ये क्वेश्चन आया है कि बिटकॉइन या डिजिटल मुद्रा को बनाने की पद्धति को क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसे माइनिंग कहते हैं। फेसबुक ने भी एक क्रिप्टो करेंसी चलाया है। एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन कि फेसबुक के द्वारा कौन सी क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मतलब ये बिटकॉइन जैसे वर्चुअल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। तो फेसबुक ने भी चलाया है एक क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी जिसे लिब्रा कहा गया। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। लिब्रा नामक जो वर्चुअल करेंसी है या डिजिटल करेंसी है या आपका क्रिप्टो करेंसी है, ये किसने चलाया है? फेसबुक ने चलाया है, याद रखिएगा। अच्छा, क्या ये इस करेंसी में लेन देन करना आसान है? ये बिटकॉइन में क्या आम लोगों के लिए आसान है? ये नहीं, आसान नहीं है। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग इसका यूज कर सकते हैं, ऐसे आम लोगों के लिए आसान नहीं है। सबसे पहली बात, इसमें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि किसी सरकार का इस पर कोई गारंटी नहीं होता है। ये अपने साथ अपने विश्वास में ही इसमें लेन देन किया जाता है। इसलिए आम लोगों का इसमें अगर इसमें कहें कि बिटकॉइन क्या भारत में मान्य है, मान्य नहीं है, क्योंकि इस पर सरकार की कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये आसान नहीं होता है बिटकॉइन को में लेन देन करना। इसको आभासी मुद्रा भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, मुद्रा बाजार के उपकरण। मुद्रा बाजार के उपकरण। मुद्रा बाजार के उपकरण। इसमें पहला हेडिंग ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, पहली हेडिंग ट्रेजरी बिल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुद्रा बाजार के उपकरण में पहला उपकरण क्या है आपका? ट्रेजरी बिल। इसमें नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेजरी बिल, पहला पॉइंट, ट्रेजरी बिल अल्पकालिक प्रतिभूतियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रेजरी बिल अल्पकालिक प्रतिभूतियां हैं। अल्पकालिक प्रतिभूतियां हैं। अल्पकालिक से क्या मतलब है? कम समय के लिए, एक वर्ष से कम। सबसे अच्छा उत्तर, एक वर्ष से कम। अब वो कितना भी कम हो सकता है, लेकिन एक वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। अगर मध्यम या दीर्घकालिक की बात करेंगे तो एक वर्ष से अधिक। तो अल्पकालिक प्रतिभूतियां हैं आपकी ट्रेजरी बिल, पहला पॉइंट। इसमें आगे ही लिखिएगा, प्रतिभूतियां हैं जिनके माध्यम से सरकार उधार लेती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके माध्यम से या जिनके माध्यम से सरकार उधार लेती है। अगर सरकार को उधार लेना है तो वो क्या जारी करेगी? ट्रेजरी बिल, जो कितने समय के लिए होती है? अल्पकाल के लिए होती है। ट्रेजरी बिल अल्पकाल के लिए होती है, जिसके द्वारा सरकार उधार लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में बहुत बार आया है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका निर्माण
हाईलाइट कीजिएगा। इनका निर्माण सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इनका निर्माण सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट के लिए आरबीआई बनाती है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये भी बहुत रिजर्व बैंक द्वारा हाँ बेटे, इनका निर्माण यानी कि ट्रेजरी बिल का निर्माण सरकार के लिए आरबीआई करती है या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा। ट्रेजरी बिल वर्तमान में 3 परिपक्वता अवधि, ट्रेजरी बिल वर्तमान में 3 परिपक्वता अवधि, परिपक्वता अवधि, परिपक्वता शब्द समझ रहे हैं, परिपक्वता इसका इंग्लिश होता है मैच्योर, यानी कि जब उसमें मैच्योरिटी आती है। अब यहाँ पे ट्रेजरी बिल का परिपक्वता का मतलब है कि आपने जो ट्रेजरी बिल लिया वो कितने दिन बाद आप वापस करके आप उससे मुनाफा कमा सकते हैं, वही हो गया। जैसे फसल परिपक्व का मतलब कि कब वो काटने लायक हो जाएगा, कब आप उसे घर ला सकते हैं लगाने के बाद। वैसे ट्रेजरी बिल खरीदने के बाद आप दोबारा से मुनाफा कब कमा सकते हैं, वही क्या हो गया, परिपक्वता या मेच्योरिटी टाइम। तो इसके परिपक्वता टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। इसका इसका क्या हमने लिखा, ट्रेजरी बिल वर्तमान में 3 परिपक्वता अवधि अर्थात 91 दिन, 91 दिन कॉमा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ट्रेजरी बिल वर्तमान में 3 परिपक्वता अवधि अर्थात 91 डेज, 91 दिन कॉमा, इसका डबल कितना हो जाएगा, 182, इसका डबल 182 दिन, 182 डेज, और उसका डबल कितना हो जाएगा, 364 दिन के लिए जारी किए जाते हैं। 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन के लिए जारी किए जाते हैं। 91 दिन कॉमा 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किए जाते हैं। यानी कि जब भी कोई ट्रेजरी बिल होगा इसी में से 3 जो है समय के लिए होगा, या तो वो 91 दिन वाला होगा, या तो 182 दिन का होगा, या तो 364 दिन का होगा। यानी कि 3 प्रकार की अवधि के ट्रेजरी बिल सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, और ये ट्रेजरी बिल सरकार के लिए आरबीआई बनाता है, और ये ट्रेजरी बिल सरकार बेच करके अपने लिए उधार प्राप्त करके अपने लिए पैसे प्राप्त करती है, जो 3 समय के जारी किए जाते हैं। अगर आपको वो खरीदने हैं तो उसमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपको 91 दिन के बाद इसे भुलाना है, भुलाना मतलब वापस देके पैसे प्राप्त करने हैं, या 182 दिन बाद इसको रिटर्न करके पैसे प्राप्त करने हैं, या 364। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि ट्रेजरी बिल्स कौन जारी करता है, किसके लिए जारी करता है, क्यों जारी किया जाता है, कितने डेज में ये परिपक्व हो जाते हैं। ये ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेजरी बिल ये भी एग्जाम में आ चुका है, इसको भी हाईलाइट कीजिएगा। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं। उसी में आगे, इन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। इन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। इन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। आगे, ट्रेजरी बिल छूट यानी कि डिस्काउंट, ट्रेजरी बिल छूट पर जारी किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल छूट पर जारी किए जाते हैं।
छूट पर जारी किए जाते हैं और परिपक्वता के समय इन्हें अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है और परिपक्वता के समय इन्हें अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। ये क्वेश्चन आईएएस में कूट में आया था। ट्रेजरी बिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, उसमें पॉइंट दे दिया था कि इसको आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है सरकार के लिए। दूसरा दे दिया था ये 0 कूपन होते हैं। इस तरह से जो आपने लिखे ना पॉइंट, इसी को 4 पॉइंट बनाया गया था और उसमें से आपको बताना था कि कौन सा पॉइंट है जो सही नहीं है। तो आपको अगर ये बात समझ में आई तो अच्छी बात, अगर नहीं समझ में आई तो क्या आप बता सकते हैं? 0 कूपन से क्या समझे आप? 0 कूपन मतलब एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा इससे, अमिति? ब्याज नहीं मिलेगा इस पे। हाँ, ब्याज नहीं मिलेगा इस पे, ये तो सही है। यानी कि जो सरकार के द्वारा ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं उस पर जो अंकित मूल्य होता है उस पे क्या मिलते हैं? छूट में मिलते हैं। छूट मतलब डिस्काउंट पे। जैसे आप कोई कपड़ा लेने जाते हैं ना, अगर वो 1000 का है, 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है तो आपको 500 रुपये दे के वो ले लेना है। ऐसे ही सरकार क्या करती है? अपनी ट्रेजरी बिल को डिस्काउंट पे बेचती है। डिस्काउंट का मतलब है कि अगर वो 100 रुपये का है उनका ट्रेजरी बिल तो वो 90 या 80 उसमें देते होंगे वो कि हम 10% की छूट पे या 20% की छूट पे आपको बेच रहे हैं, या 30% की छूट भी दे सकती सरकार। जैसी सरकार की ज़रूरत वैसा वो डिस्काउंट देगी, डिस्काउंट पे बेचेगी और जब आप उसे वापस करेंगे तो उस पर जो अंकित मूल्य रहेगा उतना आपको दे दिया जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? 0 कूपन ट्रेजरी बिल या बॉन्ड्स, क्योंकि इस पर कोई भी आपको ब्याज या कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। ब्याज किस पे मिलती है? मान लीजिए 100 रुपये का है और आपको सरकार ने 100 रुपये का बेचा और उसने कहा जब वापस करेंगे तो इस पर हम 1%, 2%, 10%, 20% ब्याज के साथ आपको रिटर्न करेंगे। लेकिन ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? ये 0 कूपन बॉन्ड होते हैं या 0 कूपन ट्रेजरी होते हैं जो छूट पे मिलती है। छूट को हम बट्टा भी कहते हैं, छूट को डिस्काउंट भी कहते हैं। तो बट्टे पर मिलता है। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए छूट शब्द ना दे करके बट्टा शब्द दे देगा, वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वहाँ पे जो है 0 कूपन लिख सकता है। 0 कूपन का क्या मतलब? जब आप जाने रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? ट्रेजरी बिल के बारे में इतने सारे पॉइंट। पहला तो क्या है? ये अल्पकाल के लिए होगा। दूसरा, इसको आरबीआई सरकार के लिए जारी करेगी। तीसरा, सरकार उधारी प्राप्त करने के लिए या पैसा प्राप्त करने के लिए ट्रेजरी बिल जारी करती है। चौथा, इसकी 3 अवधियाँ होंगी, 91, 182 या 364 दिन का होगा। चौथा, ये 0 कूपन बॉन्ड होगा या 0 कूपन होता है और ये छूट पे या बट्टे पे बेचा जाता है। फिर अंकित मूल्य पर जब परिपक्वता अवधि हो जाती है तो इसे दे लिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण। और अभी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला। अभी आगे के टॉपिक में भी इसकी जरूरत पड़ेगी कि सरकार ऐसा क्यों करती है। सरकार ऐसा जब करती है, जब वो अपनी ट्रेजरी बिल्स को बेचती है तो उससे अर्थव्यवस्था पे क्या असर आते हैं, जब उसको खरीदती है तो उससे अर्थव्यवस्था पे क्या असर आते हैं, ये भी आपका आगे चलता रहेगा। तो यहाँ से जो चल रहा ना, ये कड़ी जुड़ती रहेगी, इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते। इसको याद रखिए। या आज का ये जो लास्ट पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक ना? कोई दिक्कत हो रही बच्चों? इकोनॉमी पढ़ने में कोई समस्या हो रही है? नहीं हो रही है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा जमा प्रमाण पत्र। जमा प्रमाण पत्र। अच्छा, कॉपी बंद हो रहा है? ठीक है, बंद कर लीजिए, कल ओपन करिएगा। ओके, थक गए आप लोग, लेकिन इतना सारा रिविजन करके आइएगा। मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, बेस मजबूत होना चाहिए। ज़्यादा पढ़िए भूल जाने से अच्छा है कि थोड़ा पढ़िए और उसको याद रखिए। तो कल मिलते हैं, फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं और काफ़ी बड़ा टॉपिक है आपका।